स्टार्ट पिकिंग का 3.5 प्रीटी सिंपल 3.5 3.7 करीब करीब के सवाल हैं, दोनों सेम है। कंबाइंड गैस टरबाइन, सबसे पहले देखो मैं आपको स्टेप्स बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, आपको डाटा दिखा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ, टीएस डायग्राम दिखाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और स्पीच दूंगा। पहले स्पीच स्टार्ट करते हैं। कंबाइन गैस साइकिल से आपको पता चल गया कि भाई कंबाइन में गैस भी है। और अच्छा, अब अगर आपको नहीं पता ना कि इसकी बेसिक्स क्या है, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है कंबाइंड साइकिल बेसिक्स, वो जाके देखो, हर चीज़ आपको वहाँ पता चल जाएगी, ठीक है। तो देर से स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, पावर प्लांट है। पावर प्लांट है जिसमें दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। एग्जॉस्ट गैस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसको डायरेक्ट आपने जोड़ दिया कहाँ पर, स्टीम टरबाइन के अंदर। प्रेशर रेशो गिवन है 8। ये प्रेशर रेशो कहाँ कहाँ लगता है ये मैंने आपको बताया हुआ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जैसे कि बी और सी में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो दो जगह का प्रेशर अगर कांस्टेंट है उनका रेशो लोगे तो 1 आएगा, यहाँ नहीं लग सकता। इसका मतलब सिर्फ ए पी ए पी बी अपॉन पी ए एंड पी सी अपॉन पी डी या पी डी अपॉन पी सी बराबर होगा प्रेशर रेशो के। आप बी सी और ए डी को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन रिजेक्शन है। ये भी आपने नहीं देखा तो बेसिक्स में देख लो, मैंने वीडियो बनाई हुई है वहाँ पर, सही है, मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। यहाँ पर आपको एयर का टेम्परेचर दिया 15, इनलेट एयर का एंटर होती है हमेशा सिर्फ कंप्रेसर के अंदर। टी ए गिवन है आपको, टी ए आपका है 15, ओके। प्रेशर रेशो आ गया, टी ए आपको गिवन है 15 डिग्री, और क्या है आपका मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर 800, मतलब टी बी दिया हुआ है आपको, टी सी सॉरी। मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर हमेशा कहाँ पर होगा, देखो यहाँ से एयर आई, एयर इनलेट हुई है, यहाँ पर कंबस्टर चैम्बर में आई है, फ्यूल आया है, फ्यूल के बाद जलाया है फ्यूल को, कंबस्शन हुई है, यहाँ पर टी पॉइंट सी पर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा पूरी साइकिल का, क्योंकि कंबस्शन के बाद सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है साइकिल, पहली कंबस्शन के बाद पहली कंबस्शन सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। कंबस्शन 800 डिग्री, ओके ओके भाई, कोई मसला नहीं। द गैस लीव्स द स्टीम जनरेटर एट 100 डिग्री, ये आपने याद रखना है। स्टीम जनरेटर, द गैस लीव्स द स्टीम जनरेटर एट 100 डिग्री। 100 डिग्री क्या है आपका यहाँ पर, टी एफ। टी एफ कौन सा है, देखो एफ आपका पता है क्या होता है। एक अगर आपका यहाँ पर कंबाइंड साइकिल है तो गैस टरबाइन में जाइए, यहाँ पे इसने बिजली बनाई, बिजली के बाद स्टीम एक्सपेंड होके ये लोग कह रहे हैं कि आपने वापस एक और कंबस्शन चैम्बर लगाया हुआ है, सही है। ये लोग कह रहे हैं कि आपने वापस यहाँ पर एक और कंबस्शन चैम्बर लगाया हुआ है, जो कि इसका टेम्परेचर वापस से राइज कर रही है 800 पे, ठीक है। जहाँ तक ऐसा ही है, 800 पे राइज कर रही है, ये रहा, सही है। एक और कंबस्टर चैम्बर लगा हुआ है, एक सीसी एरा और एक कंबस्टर चैम्बर टरबाइन के बाद लगा हुआ है। तो जब यहाँ बॉयलर में जाएगी ना, तो बॉयलर में पूरी 800 डिग्री की नहीं जाएगी, बल्कि कोई क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन लॉसेस होंगे और कुछ यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस की तरह पॉइंट एफ के थ्रू निकल जाएगी, सही है। तो ये आपका बॉयलर है, बॉयलर में इनलेट आउटलेट लिख लो, 2 इनलेट है, एक पॉइंट ई है, ये ई आ रहा है, सही है, ये भी ई आ रहा है, पॉइंट ई और पॉइंट 4। अच्छा, एफ इन लोगों ने यहाँ से निकाला है, ओके ओके ओके, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, कोई मसला नहीं है कि बॉयलर में से एफ यहाँ से निकल रहा है और 4 यहाँ से इन हो रहा है कि भाई यहाँ से ई आया है 800 डिग्री टेम्परेचर के साथ, और यहाँ आके बॉयलर में घुसा है, और यहाँ एफ में जो है वो 100 डिग्री लॉस हो गई आपकी। बाकी आपके बॉयलर में पानी को गर्म कर रही है ये। बाकी स्टीम ने क्या किया, इस पॉइंट 4 से जो पाइपलाइन में पानी आ रहा है इसने, और ई वाले ने 4 वाले को गर्म करके यहाँ पर चला गया 1 में। बॉयलर के इनलेट देखो, बॉयलर में पॉइंट ई इन हो रहा है, पॉइंट 4 इन हो रहा है, पॉइंट एफ आउट हो रहा है और पॉइंट 1 आउट हो रहा है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है। टेम्परेचर 1 गिवन है, P1 गिवन है, सही है। बॉयलर के लिए आपको T1 P1 गिवन है यहाँ पर सवाल में, सही है। ये दोनों चीज़ें P1 T1 गिवन है, प्लस कंडेंसर का प्रेशर गिवन है। कंडेंसर का प्रेशर P2 इज इक्वल टू P3। कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होती है, हमेशा याद रखना है। जो कंडेंसर है ना, P2 बराबर होता है P3 के कांस्टेंट प्रेशर, और P1 बराबर होता है P4 के, क्योंकि बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बेसिक डाटा है, इसमें कोई इतनी वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने मास ऑफ एयर और मास ऑफ स्टीम है, मुझे नहीं पता ये गिवन है या नहीं सवाल में। टोटल पावर गिवन है 190 के, पावर नेट गिवन है, ये रही 190 मेगावाट यहाँ पे आपने लिख दिया। टोटल वर्क डन जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और एफिशिएंसी निकालनी है, मास फ्यूल रेशो निकालना है, और ये CP CV, अच्छा ये आपने गौर करना है, CP की जो वैल्यू है वो एयर और गैस के लिए है, ये CPG है गैस के लिए, ये CPA है एयर के लिए। मैं बताऊंगा कब किसको कब यूज़ करना है, सही है। और ये तो हम ज़्यादातर एयर के लिए यूज़ करते हैं गामा की वैल्यू, और इनमें डिफरेंस बहुत कम है, आप दोनों कोई भी रख दो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं आएगा। यहाँ पर आपको गिवन है कि टेक द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जब कब गिवन होती है, जब आपको मास ऑफ फ्यूल निकालना पड़ता है। अब 1 मिनट सवाल के देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है। देखो यार,
मास ऑफ फ्यूल को इनिशियली आप ज़ीरो लोगे, इन लोगों ने सवाल में बोला हुआ है। मास ऑफ फ्यूल को आपने इनिशियली ज़ीरो रखना होता है, सही है। मास ऑफ एयर, क्योंकि देखो गैस साइकिल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कंप्रेसर के अंदर से हवा आती है और कंप्रेसर चैम्बर में फ्यूल आता है, तो मास एयर फ्यूल मिक्सचर जलता है। तो इस पूरे में क्या है, गैस साइकिल है, CPG की वैल्यू आप यूज़ करोगे। जबकि क्या होगा, जब टरबाइन में गैस एक्सपेंड हो जाएगी तो एक्सपेंड होने के बाद जो भी आप फॉर्मूला लगाओगे वहाँ पर CPG की बजाय आप CP एयर यूज़ करोगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है एक चीज़। दूसरी चीज़, ज़ाहिर है कंप्रेसर है, कंप्रेसर में तो गैस होती नहीं है ना, कंप्रेसर में सिर्फ एयर होती है, एयर कंप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी फॉर्मूला लगाओगे कंप्रेसर के अंदर वहाँ पर CP एयर यूज़ करोगे, गैस नहीं यूज़ करोगे। ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ CPG और A की वैल्यू देने के लिए। ठीक हो गया, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। एक स्पीच पूरी हो गई, दूसरी स्पीच मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। क्या सवाल का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हमने करना क्या है, सही है। हमने निकालना है एफिशिएंसी निकालनी है, हमने वर्क डन निकालना है। सबसे पहले देख लो, यहाँ पर दो साइकिल है, सही है। एक आपकी गैस साइकिल है, यहाँ तक आपकी गैस साइकिल है, ठीक है। एक आपकी स्टीम साइकिल है, ये रही स्टीम साइकिल। सवाल का स्ट्रक्चर गौर से समझना, आपकी दो साइकिल है, एक गैस साइकिल है, एक स्टीम साइकिल है। आपने क्या करना है, आपने निकालना है टोटल वर्क डन, ये टोटल पावर। टोटल वर्क डन बराबर होता है, ये टोटल पावर बराबर होती है वर्क डन ऑफ गैस टरबाइन प्लस वर्क डन ऑफ स्टीम टरबाइन, सही है। और आपने निकालनी है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर होती है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू इन, याद रखना। तो आपने क्यू इन भी निकालना है, आपने टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन के लिए आपको वर्क डन ऑफ गैस और वर्क डन ऑफ स्टीम टरबाइन चाहिए। तो वर्क डन ऑफ गैस किसके बराबर होता है, गैस साइकिल का जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस वर्क डन ऑफ कंप्रेसर। क्यों, क्योंकि टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग है। तो जो आपकी बिजली बन रही है उसमें से कंप्रेसर आपकी बिजली खा रहा है, तो जो आपका फायदेमंद बिजली है वो क्या होगा, वो टरबाइन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से खाने वाली बिजली। भाई घर, आपके घर में सोलर पैनल है, वो अगर 1000 वाट की बिजली बना रहे हैं और आपके घर 500 वाट यूज़ करता है, तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हुई, 500, क्योंकि 500 तो आपने यूज़ कर ली, इसलिए हम ये वाले फॉर्मूले में माइनस करते हैं। तो वर्क डन ऑफ गैस ऐसे निकलेगा। इसी तरह वर्क डन ऑफ स्टीम टरबाइन कैसे निकलता है, वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस वर्क डन ऑफ पंप, क्योंकि पंप एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। ये आपको क्लियर हो गई दोनों चीज़ें। अब आप क्या करोगे कि वर्क डन ऑफ टरबाइन और वर्क डन ऑफ कंप्रेसर कैसे निकालते हैं, वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। वर्क डन बराबर होता है डेल्टा एच के, या डेल्टा एच को आप लिख सकते हो CP डेल्टा टी के, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि V डेल्टा पी के। सारे फॉर्मूला आप कोई भी लगा सकते हो। जहाँ पर गैस साइकिल में हम अमूमन CP डेल्टा टी यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि गैस साइकिल के जितने भी फॉर्मूले वो प्रेशर रेशियोज़ वाले फॉर्मूले होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस वाले। जबकि स्टीम साइकिल में हमारे पास, क्योंकि स्टीम में हम स्टीम टेबल और मूलियर चार्ट्स वगैरह जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इंथैल्पी वाले फॉर्मूले लगाते हैं, ये वाले। क्लियर हो गया आपको बातें, आप ये वाली बात है क्लियर। अब करना क्या है, इसका W नेट निकालना है, इसका W नेट निकालना है, दोनों को एंड पे प्लस कर देना है, ख़त्म हो गया। वहाँ से आपने एफिशिएंसी निकाल लेनी है, ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म, सही है। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, एंड की ये डायग्राम बनेगी। ये देखो डायग्राम कैसे बनती है गैस साइकिल। अगर आपने सवाल नहीं, मैंने वीडियो डाली है प्रॉपर कैसे बनेंगी ये चीज़ें, वो देख लो जाके। ये आपकी गैस साइकिल बनती है ऊपर, और नीचे आपकी स्टीम साइकिल बनती है, सही है। और यहाँ पर आप ये लाइन है ना, इसको यहाँ से यूँ जोड़ते हो, ताकि इससे क्या पता चले, जो स्टीम टरबाइन से निकल के गैस आ रही है वो डायरेक्ट बॉयलर को पानी गर्म कर रही है। परफेक्ट है, आपको हर चीज़ समझ आ गई। अब मैं सवाल को सॉल्व करूँगा। अगर आपको अभी मेरी बातें समझ नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। अब मैं सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया ना। सबसे पहले हम ले लेते हैं गैस टरबाइन को, यहाँ से इसको अभी रोकते हैं, सिर्फ गैस टरबाइन देखते हैं। देखो भाई हमें क्या क्या गिवन है, प्रेशर, ये फॉर्मूला याद रखो, प्रेशर रेशियोज और टेम्परेचर के फॉर्मूले रिलेशन जो है ना, ये हमेशा याद रखना। सबसे पहले आपको TA पता है, आपको प्रेशर रेशियो पता है, आपको गामा पता है, यहाँ से TB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर B, टेम्परेचर A कैसे पता है, सवाल में ऊपर गिवन था, इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर, ओके। ये टेम्परेचर रेशियो कैसे लेके आता है, हमेशा TB अपॉन TA और TC अपॉन TD। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस होने के बाद B का टेम्परेचर ज़्यादा है, कंबशन होने के बाद C का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू D। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएगा आपके, सही है। और इसी तरह प्रेशर रेशो आप सिर्फ कहाँ लगाओगे, जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन या रिजेक्शन नहीं है, जहाँ पर कांस्टेंट चीज़ नहीं है, जहाँ पे चेंज हो रही है, जाहिर है वहीं पे रेशो बनेगा। वहाँ पर आपने दोनों पे ये लगाया, दोनों की वैल्यूज आपको पता थी, TB TD आ गया। अब आपके पास T A B C D E हर चीज़ आ गई है, सारे टेम्परेचर आ गए, F भी आपको पता है, परफेक्ट, खत्म हो गया, गैस साइकिल खत्म हो गई। पावर ऑफ गैस टरबाइन साइकिल या वर्क डन, मैंने बताया था टरबाइन माइनस कंप्रेसर, सही है। तो टरबाइन माइनस कंप्रेसर, टरबाइन की एंथैल्पी कितनी है
और कंप्रेसर की इंथैल्पी कितनी है वो आपने पता चल गई। टरबाइन की है भाई टी सी माइनस टी डी, और कंप्रेसर की है टी बी माइनस टी है। टी सी माइनस टी डी, टी बी माइनस टी है, सही है। अच्छा मास ऑफ ये क्या लगाया हुआ है देखो यार, जब टरबाइन की बात करते हैं तो टरबाइन में किस किस चीज़ का मास है, एयर का मास, मास फ्लो रेट ऑफ एयर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर आता है इसके अंदर, जबकि कंप्रेसर के अंदर सिर्फ मास फ्लो रेट ऑफ एयर आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिखा है सिर्फ मास फ्लो रेट ऑफ एयर, यहाँ मास फ्लो रेट ऑफ एयर प्लस फ्यूल। अच्छा इन लोगों ने बोला है कि आप ना एयर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल को आप हटा दें, सिर्फ एंड पे कैलकुलेट करना, शुरू में आप नहीं हटाएंगे, जीरो कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया। यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन बन गई हमारी, सही है, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है मास फ्लो रेट ऑफ एयर। अच्छा अब यहाँ पर हमने H को एम सी डेल्टा टी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें गैस साइकिल में टेम्परेचर हमें पता है, ठीक है। तो एम सी पी डेल्टा टी लगाया। देखो यहाँ पर गैस के लिए हमने, क्योंकि मास एयर फ्यूल है ना, एयर फ्यूल गैस कहलाती है, एयर फ्यूल मिक्सचर को गैस कहते हैं, तो यहाँ पे हमने सी पी जी यूज़ किया, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर सिर्फ एयर जा रही है तो हमने यहाँ पर सी पी ए यूज़ किया। बेसिक चीज़ें, कोई भी मसला नहीं। तो यहाँ पर आपके नेट पावर ऑफ गैस साइकिल तो आ गई है। अब स्टीम साइकिल पे आ जाओ भाई। स्टीम साइकिल वही स्टेट से सॉल्व करेंगे। बॉयलर का टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, मोलियर चार्ट से H1 और S1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो S1 बराबर है S2 के, S3 बराबर है S4 के, ये आपको दिख रहा है ना ऊपर नीचे, तो ये आप रिलेशन इसको यूज़ कर सकते हो। प्लस आपको मैं यार अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना आता है, वो पढ़ना नहीं आता, सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। पढ़ना नहीं मतलब आपको प्रैक्टिस है, मतलब आपको पता है कि पॉइंट 2 कहाँ लाया करता है मिक्सचर के अंदर। तो पॉइंट 2 पे हम कैसे निकालते हैं, वी एफ प्लस एक्स एच एफ जी से, ओ वी एफ जी से, या एच एफ प्लस एक्स एफ जी से। जबकि पॉइंट 3 पर सेचुरेशन लाइन पे होता है, तो पॉइंट 3 की इंथैल्पी कैसे निकलती है, एच किसके बराबर होता है, एच इज इक्वल टू एच एफ एट प्रेशर, सर कोई भी प्रेशर जो आपको गिवन होता है कंडेंसर का, ये आपको पता है। और 4 कैसे निकलता है हमेशा आपको पता है, 4 मतलब जो पॉइंट पंप के बाद लाया करता है वो WP से निकलता है, पंप वर्क। ये आपने प्रैक्टिस करके रट जानी चाहिए, सही है। तो स्टेट 2 में कैसे है, स्टेट 2 में आपका P2 और S1, देखो S1 बराबर है S2 के, P2 आपको कंडेंसर प्रेशर आपको गिवन है, सही है, स्टेट 2 में। तो यहाँ से आपने मोलियर चार्ट से ये दोनों निकाल लिया, मोलियर चार्ट से नहीं निकल रहा, स्टीम टेबल से निकालो। स्टेट 3 पर आ जाओ। स्टेट 3 आपको पता है कौन सी है, स्टेट 3 हमारी ये, तो एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी से ये चीज़ें निकल जाएंगी, सही है। एक प्रेशर पे ऊपर ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी, ओके। स्टेट 4 के ऊपर आ जाओ। स्टेट 4 आपका सेचुरेशन लाइन पर है, तो डायरेक्ट आपका सॉरी स्टेट 3 ये रही, सही है। तो 3 सेचुरेशन लाइन है, तो डायरेक्ट आपकी निकल जाएगी एक्स एच एफ जी से, नहीं सॉरी, जो पॉइंट 3 है आपका, 3 पर आपका सेचुरेशन लाइन पर लाया कर रहा है। सेचुरेशन लाइन पर हम कैसे निकालते हैं, एच किसके बराबर होता है, किसी भी जो आपको टेम्परेचर गिवन है उस पर प्रेशर गिवन है, वो स्टीम टेबल पर जाकर आप डायरेक्ट इंथैल्पी और वी निकाल सकते हो। तो स्टेट 3 पे हमने डायरेक्ट निकाल ली, ओके, स्टीम टेबल से। स्टेट 4 पर आ जाओ। स्टेट 4 पर आपको प्रेशर पता है P4 बार, और P3 भी पता है आपको, दोनों प्रेशर्स गिवन है, ये देखो ना। P4 आपको किसके बराबर है, P1 के बराबर है, और P3 किसके बराबर है, P2 के बराबर। तो P3 P4 आपको पता है, यहाँ पर आप वर्क डन वाला वो रिलेशन लगा सकते हो कि WP इज इक्वल टू V3 इंटू P4 माइनस P3, ये यूनिट कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 किया हुआ है, इसको छोड़ो, बार को केल्विन में, इस तरह की चीज़ें कन्वर्ट करने में, दोनों को बार से उसमें किया हुआ है, किस में करते हैं, पास्कल में, किलो पास्कल में। यहाँ पे पंप वर्क आ गया। अब WP किसके बराबर है, पंप वर्क H3 माइनस H4 के, जो पंप वर्क है वो आपका बराबर है, पंप वर्क बराबर है H4 माइनस H3 के, क्योंकि 4 की इंथैल्पी ज़्यादा है। ब्रो लोगों ने H3 माइनस H4 किया हुआ है, H3 माइनस H4, मेरे ख्याल से तो H4 माइनस H3, हाँ सही, H4 माइनस H3 तो है, सही है, सही है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास H4 आ जाएगा। सारी इंथैल्पीज आ गई स्टीम साइकिल की, नेट पावर निकाल लो, W टर्बाइन माइनस W पंप वर्क। अच्छा स्टीम साइकिल में सिर्फ आपकी मास ऑफ स्टीम, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम यूज होता है, ओके। टर्बाइन की इंथैल्पी, पंप वर्क की इंथैल्पी आराम से आपने रखी, इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। टोटल पावर ऑफ साइकिल, टोटल पावर ऑफ साइकिल आपको गिवन है सवाल में 190। टोटल पावर किससे बराबर होगी, पावर ऑफ गैस टर्बाइन, पावर ऑफ स्टीम टर्बाइन, दोनों को साथ में रखा, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ओके। अब क्या है, एनर्जी बैलेंस लगाओगे, एनर्जी बैलेंस प्रीटी सिंपल है, यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। देखो ये डायरेक्ट ना इसको ऐसे समझना काफ़ी मुश्किल है, ऐसे समझना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपने पावर साइकिल समझना है तो डायरेक्ट यहाँ देखो कि मास ऑफ वेट क्या क्या देखो, इनलेट पे क्या क्या हो रहा है, बॉयलर के अंदर क्या क्या इन हो रहा है, मास ऑफ एयर इंटू H E
प्लस मास ऑफ स्टीम इंटू H4, ये इनलेट हो रहा है। आउटलेट क्या क्या हो रहा है, मास ऑफ एयर इंटू HF प्लस मास ऑफ स्टीम इंटू H1। ये याद रखना, देख लो यहाँ पर यही हो रहा है, E और 4 इन हो रहा है, F और 1 आउट हो रहा है, डायरेक्शंस देख लो, सही है। इसको मैं वहाँ ले जाऊँ, इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, मास ऑफ एयर अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो HE माइनस HF, और मास ऑफ स्टीम अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो H1 माइनस H4, ये एनर्जी बैलेंस है। और H को मैं बोल सकता हूँ C डेल्टा T, तो यहाँ पे देख लो HE माइनस HF, H1 माइनस H4, 100% समझ आ गया, इजी है। CP डेल्टा T से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर मैंने CPG क्यों डाला है, CPG क्यों डाला है मैंने, CPG मास ऑफ एयर इंटू CP गैस डाला है। लेट्स से कि यहाँ पर CP गैस इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर टरबाइन के बाद जो पॉइंट है ना, वहाँ पर आप CP एयर यूज़ करोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक और कंबशन चैम्बर लगा दिया है, सही है। तो जब आप कंबशन चैम्बर के बाद के पॉइंट्स, मतलब पॉइंट D नहीं, पॉइंट D की बात नहीं हो रही, कंबशन चैम्बर यहाँ से एयर आई, फर्स्ट करो ऐसा कॉन्सेप्ट लो कि टरबाइन में ना सारी गैस आपकी लूज हो जाती है, सिर्फ मास ऑफ एयर रह जाता है, ठीक है। तो जो भी गर्म एयर है वापस कंबशन यहाँ तक आओगे, तो यहाँ पर पॉइंट डी और ई अगर लोगे, अगर पॉइंट डी और ई को कंसिडर करोगे तो मास ऑफ मतलब CP ऑफ एयर यूज़ करोगे, लेकिन अगर कंबशन चैम्बर के बाद की कहानी ई और एफ पॉइंट्स लोगे तो CPG यूज़ करोगे। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार, छोटा फ़र्क है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो CPG आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया। यहाँ से आपके पास मास ऑफ एयर की एक इक्वेशन बनती है मास ऑफ स्टीम की फॉर्म में, वहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में डालो, ये वाली जो थी यहाँ पर डालोगे तो आपके पास मास ऑफ एयर की वैल्यू आएगी, फिर वहाँ से मास ऑफ एयर की वैल्यू आएगी, फिर ये मास ऑफ एयर की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो मास ऑफ स्टीम की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। मास ऑफ स्टीम आ गया, मास ऑफ एयर आ गई, दोनों चीज़ें आ गई आपके पास। उसके बाद आप क्या करोगे, जो जहाँ भी पीछे जितनी भी चीज़ें में आपने मास ऑफ स्टीम और एयर थी, जैसे कि ये रहा पावर गैस टरबाइन, और ये रहा पावर स्टीम टरबाइन, और टोटल पावर, इन सब में वैल्यूज़ डाल दो तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, पावर स्टीम टरबाइन भी आ जाएगी, पावर ऑफ गैस टरबाइन भी आ जाएगी। और यहाँ से ना अगर आपने चेक करना है आपका आंसर सही है तो MA और MS की वैल्यू डालो, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, अगर आपको चेक करना है कि मेरी वैल्यू सही है। यहाँ तक आपका सवाल खत्म हो गया। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, पावर नेट अपॉन QN। पावर नेट आपके पास है, दोनों की टोटल पावर 195 करके कुछ थी ना, 190, वो पावर नेट है अपॉन QN। QN अब आपने निकालना है, पावर एंड नेट आपके पास है। QN कैसे निकालोगे भाई, QN कहाँ हो रहा है, हमेशा याद रखना, मैंने पहले बताया गैस साइकिल के अंदर QN सिर्फ कहाँ होता है, कंबशन चैम्बर्स में। क्योंकि देखो ये पूरी एक साइकिल है, यहाँ पर QN सिर्फ कंबशन चैम्बर 1 और कंबशन चैम्बर 2 में हो रहा है, सही है। स्टीम साइकिल में QN नहीं हो रहा, आप इसी की बची हुई हीट को वापस रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो। तो ये नहीं बॉयलर में नहीं लिख देना कि QN हो रहा है यहाँ से Q आउट हो रहा है मेरा, ये नहीं लिख देना अभी। सिर्फ जो आपका QN हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, कंबशन चैम्बर्स में, इस वाले में और इस वाले में। तो TC माइनस TB और TE माइनस TD, TC माइनस TB और TE माइनस TD, सही है। दूसरे वाले कंबशन चैम्बर के लिए आपने CP एयर यूज़ किया है, पहले वाले के लिए CP गैस यूज़ किया है, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो टरबाइन के फ़ौरन बाद है। टरबाइन के बाद वाले को आप क्या यूज़ करोगे, CP A यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर D आ गया ना, वही वाली बात जो मैंने बताई थी। और कोई भी यूज़ करो, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 0.1 का डिफरेंस है सिर्फ, इतना ज़्यादा इशू नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ इसकी 1.11 है, इसकी 1.005 है, मतलब तकरीबन ऐसा है, पूरा 0.1 का डिफरेंस है। यहाँ पर आपने वैल्यू डाली, QN की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पर डालो एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ये सवाल सॉल्व हो गया। एक चीज़ यहाँ पर नहीं निकाली हुई इस सवाल में, जो कि है कैलोरीफिक वैल्यू मास ऑफ फ्यूल। क्यों, देखो एयर फ्यूल रेशो निकालना है, मास ऑफ फ्यूल या मास ऑफ एयर जो भी है, या मास ऑफ एयर इंटू मास ऑफ फ्यूल जो भी निकालना है, ये आपने निकालना। मास ऑफ एयर आपको पता है, मास ऑफ फ्यूल नहीं गिवन, इन लोगों ने बोले निगलेक्ट करो, लेकिन जब ये लोग बोले कि एंड में आप निकालो मास ऑफ फ्यूल को, कैसे निकालोगे, मास ऑफ फ्यूल का हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर होता है मास ऑफ फ्यूल इंटू CV के। कैलोरीफिक वैल्यू आपको गिवन है, QN आपने निकालनी है, यहाँ से मास ऑफ फ्यूल आ जाएगा, सही है। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, इस तरह से, ये देखो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से आ गया, मास ऑफ फ्यूल आया, और इसको रेशो में रखो, आंसर आ जाएगा, सही है, अगर इन लोगों ने मांगा हुआ हो तो।
उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना।